हमारा और आपका विधानसभा भी एक ही हाँ, है। एक ही चिल्लू पार है। राजेश त्रिपाठी जी आते हैं, वो राजेश भैया आपसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं जानता भी हूँ इस बात को। इस बात नहीं है। देखिए मैं उनके उस कृत्य से रवीश कुमार जी ने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया और आपका एक पोस्ट आया फेसबुक पे, आपने बहुत ही भावनात्मक पोस्ट लिखा था। हमारे यहाँ बसेड़ खाए रहल, जोंक पकड़ ली हल, हम अलग अलग कीड़ा घुस गई बा, वहाँ से भगली घरे तक अली, हमार अय्या कल नमक मरला ऐसा छट कह के और खट कह के वो निकल गई। मैंने कहा करे ये तो बड़ा कमाल हो गया, कौन मंत्र मर। और एक लाइन मैं भी कहना चाहूँगा कि मैं भी एक तरफा नहीं हूँ, मैं भी देश तरफा। कि साहित्य और पत्रकारिता, लोग कहते हैं कि ये एक ही बाप के दो बेटे हैं। जिनका सफ़र ही चौराहे और चाय से शुरू हो, उनका भविष्य उज्ज्वल है। मुझे आपको कितनी उत्सुकता थी मुझे पता नहीं, लेकिन जब जब मैं आपका वीडियो देखता था और मेरे आपके अंदर जो आग दिखाई देती थी, पत्रकार को, हम कवियों को, हम पत्रकारों को हर दौर में विरोध झेलना पड़ा है। एक दौर ये भी है, इसमें भी झेलेंगे, लेकिन चाय पीते पीते झेलेंगे। चाय पीते वो स्वच्छंद हो गए, अब वो एक प्राइम टाइम के नहीं रहे, ऑल टाइम के हो गए हैं। मैंने कहीं भोजपुरी में एक दोहा सुना था कि पियर गदगद प्रेम में पागल न्योता नेह पठावत बानी, अखियाँ बिछल राह में राउर आदर सहित बुलावत बानी। इसी गोरखपुर के एक पत्रकार हैं चित्रा त्रिपाठी, उन्होंने बड़े बेबाकीपन से एक राजनीतिक पहले कलाकार और अब राजनीति से का पर प्रश्न पूछा कि एक गाना आपका था और वो गाना दुर्गा की, जब दुर्गा माता का विसर्जन करने का ये है कि सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये संत कह रहा है। या चाची होती थी, कजरौटा घुमाती थी और उसकी नज़र उतर जाती थी। अब मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति निर्मित होनी चाहिए कि कोई ऐसा कुछ करे कि उसके थोड़ी दूर के लिए उसके पास से मोबाइल दूर, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है मैं लंदन चला जाऊं, ऑस्ट्रेलिया जाऊं, रसिया जाऊं, क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ व्यावसायिक दृष्टि से बुलाया जाता हूँ कि ये आएगा, मनोरंजन करेगा, पैसे लेगा, चले जाएगा, ख़त्म हो गई बात। मेरी मतलब कि मैं आखिरी सपना मेरा यही है कि मैं मरूं तो मेरे गांव में मरूं, मैं अपनों के बीच मरूं। और महाराज एक बात बताऊं आपको, ईश्वर ने ये जो मुझे दिया है ये पेमेंट लेके नहीं दिया है, ये मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद की वजह से मुझे दिया। अरे हम तो भैंस चराते थे तो हमारी अम्मा जो है सतुआ बांध करके गुड़ में दे देती थी, बराबर कि नहीं। हम सुन कर क्या हमको मिला होगा यार। आप जिस जगह चुने उन्हें मैं बधाई देता हूँ गोस्वामी जी आपको कि आपने कहाँ चुना है। यहाँ पे स्टूडियो नहीं है कि सिलेक्टेड लोग आए हैं, कोई जात बा ही रहे से देखला दूठे मनई बतियावत बाटे माइक बा तन सुनल जा हो के बा कितना अपने आप के समझत बाटे, चौराहे पे चर्चा हो। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं विकास गोस्वामी और यह इनसाइड भारत टीवी का नया और बहुत ही खास शो पत्रकार चाय वाला देख रहे हैं आप। और पत्रकार चाय वाला के सेट पे आज हमारे दूसरे मेहमान हैं, पूर्वांचल की शान कह सकते हैं, पूर्वांचल को नाम देने वाला कह सकते हैं, जो कि पूर्वांचल का नाम देश और दुनिया में बहुत ही मजबूती के साथ स्थापित कर रहे हैं। हास्य कवि और राष्ट्रीय मंचों पे कविता करने वाले कवि डॉक्टर दिनेश बावरा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इनसाइड भारत टीवी पे। बहुत धन्यवाद। मैं इनसाइड भारत को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जिनका सफ़र ही चौराहे और चाय से शुरू हो, उनका भविष्य उज्ज्वल है। दो च है, एक चौराहा है, एक चाय है। और मुझे आपको कितनी उत्सुकता थी मुझे पता नहीं, लेकिन जब जब मैं आपका वीडियो देखता था और मेरे आपके अंदर जो आग दिखाई देती थी, तो मैंने कहा इस आग पर और कुछ बने न बने चाय ज़रूर बनेगी और हम पियेंगे ज़रूर। और आज वो अवसर दिया और हम गोरखपुर में हैं। यहाँ का तालाब, यहाँ के पेड़, यहाँ के पौधे, यहाँ के लोग मुझे खींचते हैं और मैं आज आपके बीच हूँ। मेरा लिए सौभाग्य का विषय है। मैं पूरे इनसाइड भारत परिवार को बधाई देता हूँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारी शुभकामना। और एक लाइन मैं भी कहना चाहूँगा कि मैं भी एक तरफा नहीं हूँ, मैं भी देश तरफा हूँ। ये हमारा जो है जो स्लोगन है, जो काफी टिप्पणी के बाद मैंने अपने कवर पेज पे लगाया कि एक तरफा नहीं हूँ, सीना ठोक के देश तरफा हूँ। बहुत सारे सवाल हैं आज। मैं आपको भैया कहना चाहता हूँ इस पूरे वीडियो में, और उसका एक कारण भी है कि आप हमारे गांव से आते हैं।
बहुत सारे सवाल हैं और वो सवाल जब मुझे सूचना मिली कि आप आ रहे हैं तभी से तैर रहे हैं, लेकिन उन सभी सवालों में से जो पहला सवाल मैं पूछने वाला हूँ, हाल फिलहाल में देश में एक बहुत बड़ी इंसिडेंट हुआ और पत्रकारिता जगत में, चूंकि साहित्य और पत्रकारिता लोग कहते हैं कि ये एक ही बाप के दो बेटे हैं और दोनों ही लोग कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, देश हित के लिए लिखते हैं और कविता पाठ करते हैं। रवीश कुमार जी ने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया और आपका एक पोस्ट आया फेसबुक पे, आपने बहुत ही भावनात्मक पोस्ट लिखा था और मैं जब उसको पढ़ा तो मैं भी बहुत भावुक हुआ। मैंने कहा कि पत्रकारों की इज्जत और पत्रकार क्या, एक विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, लेकिन पत्रकारिता में रवीश कुमार ने क्या कमाया वो आपने जिस तरह से लिखा था वो झलक रहा था। ये एक वैसा दौर चल रहा है कि पत्रकारों के ऊपर एक तरह से बंधन, उन्होंने एक लाइन कही थी कि भारत में पत्रकारिता का कभी स्वर्णिम युग नहीं रहा लेकिन कभी भस्म युग भी नहीं रहा, तमाम बातें उन्होंने कही। किस तरह से देखते हैं इस घटनाओं को कि जब किसी पत्रकार के ऊपर, किसी साहित्यकार के ऊपर बंधन बांधने का प्रयास किया जाता है? रवीश जी से मैं परिचित हूँ पिछले 12-15 साल से। उन्होंने मेरा प्राइम टाइम में इंटरव्यू भी किया था एक संदर्भ में जब मोदी जी की सरकार बनी थी। देखिए, किसी पत्रकार गौरैया का पंख बांध दो, उससे घोंसला छीनो न छीनो, उसका पंख बांध दो तो घोंसला छीनने के बराबर की बात होती है। रवीश जैसे कुछ पत्रकार इस देश में थे जो कहीं न कहीं एक आशा जगा के रखते थे कि कोई तो ऐसा एक बंदा है जो सत्ता से नहीं डरता, परिस्थितियों से नहीं डरता, उसका विरोध कर दिया जाए तो भी वो कहीं न कहीं अपने आप को एस्टैब्लिश करता है, वो रास्ता बना लेता है। उनकी जो तड़प है, उनकी जो ईमानदार पत्रकारिता है, वो कहीं न कहीं उन्हें हिम्मत देती थी। व्यवसाय हावी है देश पर और जिस व्यवसायिक घराने ने खरीदा और जिस तरीके से खरीदा ये भी बड़ी बात नहीं है, जो तरीका अपनाया गया उसको खरीदने का, तो उसको लेकर के थोड़ा कष्ट होता है कि एक अच्छा काम कर रहा था एक पत्रकार, एक अलग जगा रहा था, एक मशाल जगा रहा था और उसे कहीं न कहीं छोड़ के जाना पड़ा, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं कहता हूँ विरोध होना चाहिए, विरोध का स्वर होना चाहिए। हमारे यहाँ सास बहू एक शब्द है, देवरानी जेठानी एक शब्द है, जिसमें प्रेम कम होता, लड़ाई ज़्यादा होती है, लेकिन लड़ाई के बावजूद भी घर होता है, विवाह में इकट्ठे होते हैं, गालियाँ गाई जाती हैं, गीत गाए जाते हैं। हो सकता है कि नीतीश रवीश जी के विचारधारा से सत्ता सहमत ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, सहमत होना नहीं सहमत होना, लेकिन बाहर कुछ और कहा जाता है और अंदर कुछ और कहा जाता है। ये राजनीति का दौर है, राजनीति का अच्छा दौर नहीं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन चलिए, हम साहित्यकार को, हम कवियों को, हम पत्रकारों को हर दौर में विरोध झेलना पड़ा है। एक दौर ये भी है, इसमें भी झेलेंगे, लेकिन चाय पीते पीते झेलेंगे, चाय पीते पीते उत्तर भी देंगे। रवीश के लिए और क्या कहूँ, उनका खानदान और बड़ा हो गया। एनडीटीवी को 27 साल दिया उन्होंने, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनका खानदान और बड़ा हो गया, उनके पंख और बड़े हो गए, उनका घोंसला और बड़ा हो गया, वो स्वच्छंद हो गए। अब वो एक प्राइम टाइम के नहीं रहे, ऑल टाइम के हो गए हैं। ऑल टाइम के, हाँ, तो ऑल टाइम का अगर कोई आदमी हो गया है तो उसे बधाई देनी चाहिए, न कि उसके प्रति ये खेद व्यक्त करना चाहिए कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, राजनीति का अपना काम है, राजनीति अपनी गणित देखती है, पत्रकारिता अपना देश देखती है। तो लेकिन रवीश का योगदान हिंदी पत्रकारिता के दौर में, आज के तारीख में, आज के फ्रेम में, जब भी इतिहास लिखा जाएगा सन 2014 से सन 2022 तक का, तो रवीश के बिना पत्रकारिता का पन्ना अधूरा रहेगा। ये मैं बड़े खुले मन से कहना चाहता हूँ। अगला जो सवाल है, चूँकि आप भोजपुरी माटी से आते हैं और कहीं ना कहीं साहित्य को जो व्यावसायिक, चूँकि साहित्य को बढ़ाने के लिए और भोजपुरी को बढ़ाने के लिए, भाषा को बढ़ाने के लिए उसका व्यावसायीकरण बहुत ज़रूरी था। क्योंकि बिना अर्थ के किसी भी चीज़ को मजबूत नहीं किया जा सकता है। लेकिन बीते दिनों भोजपुरी में जो अश्लीलता का एक प्रचलन चला है वो बड़ा दुखद रहा है। डॉक्टर दिनेश बावरा इस बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं? मैंने कहीं भोजपुरी में एक दोहा सुना था कि पियर गदगद प्रेम में पागल न्योता नेह पठावत बानी, अखियाँ बिछल राह में राउर आदर सहित बुलावत बानी। जो भोजपुरी अवधि बड़े करीब की भाषा है। सरयू के किनारे बैठा हुआ मल्लाह कहीं न कहीं अपनी भावना व्यक्त करने के लिए जो भोजपुरी सवेरे गाता था, जो जोगी बाबा आकर के हमारे दरवाजे पर सारंगी बजा करके मांगते थे, भिक्षा मांगते थे, जिस मर्यादित भाषा का प्रयोग करते थे,
इसमें गिरावट तो आई है, जो कि जिसकी निंदा होनी चाहिए। नई पीढ़ी जो है उसे सचेत होना पड़ेगा, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। भोजपुरी ठीक है, एक समय दौर आता है, सबका आता है, उनका भी आया है। और कल ही मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, इसी गोरखपुर के एक पत्रकार हैं चित्रा त्रिपाठी, उन्होंने बड़े बेबाकीपन से एक राजनीतिक पहले कलाकार और अब राजनीति से का पर प्रश्न पूछा कि एक गाना आपका था और वो गाना दुर्गा की, जब दुर्गा माता का विसर्जन करने जाया जाता था तो अश्लील गाना बजता था और लोग नाचते थे, आपका ये प्रभाव रहा है। तो उन्होंने खेद भी जताया। मुझे लगता है ना कि समाज में परिवर्तन हर प्रकार के होने चाहिए, और ये अश्लील का दौर आया है तो अच्छा भी दौर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और लेकिन ये दौर कबूल नहीं है। जो भी प्रचलित प्रसिद्ध भोजपुरी कलाकार हैं उन्हें ये भान रहना चाहिए कि ये हमारे परिवार के चौखट के अंदर की भाषा है। सही है। हमारी बहू बेटी, हमारा परिवार, हमारे घर की दुल्हन जिस भाषा को गाती है और जिस भाषा समझती है वो भोजपुरी है। जिसके लिए कोई स्कूल नहीं पढ़ना पड़ता है, उसके लिए खाली एक माँ की आवाज़ ही काफ़ी है, पिता की डांट ही काफ़ी है। जिसके लिए गांव का एक मजदूर जो संवाद करता है कोई चीज़ मांगने के लिए, चाहे वो नाउन हो चाहे वो कहार हो, वो भाषा भोजपुरी है। अगर उसके अंदर आपने अश्लीलता डाल दी ना तो वो कहीं न कहीं उसके अंदर कड़वाहट आनी शुरू हो जाएगी। दिनेश भैया, एक चीज और मैंने देखी है, और बहुत करीब से, और दुख होता है भोजपुरी माटी से, चूंकि हम लोग जुड़े हैं, माता है, माँ है हमारी भोजपुरी। आजकल कुछ बड़े चेहरे जो कि सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब पे उन लोगों का गाना आता रहता है, कई सारे बड़े भोजपुरी के स्टारों का नाम उनमें आता है जिनको लोग सुनते हैं, और सुनते नहीं, बड़े चाव से सुनते हैं। जैसे आपने कहा कि अश्लील गानों पे भी लोग झूम उठते थे, तो उस तरह की चीज़ें हैं। और हाल फिलहाल में अब वहाँ पे जातिगत टिप्पणियाँ बहुत देखने को मिल रही हैं कि हम फलाने गायक यादव हम, तो वो यादवों का एक अपना चल रहा है, तो फलाने गायक सिंह उनका टाइटल है, बबुआन है तो उनका अलग एक लड़ाई। दुख नहीं होता है क्या इस सब को सुनने के बाद? तकलीफ तो होती होगी। इसके जड़ में कौन है ये सोचना जरूरी है। ये किस दिन सोचा गया और क्यों सोचा जा रहा है कि ये यादव का बिरहा यादव का है और हई वाला हैकर है, मंत्र पढ़ल पंडिते का काम है। ये सोचने के लिए मजबूर किसने किया? जड़ यहाँ पे जाना चाहिए ना। आज ऐसी परिस्थिति क्या आ गई भाई? एक बिरहा आता था, मुझे याद है, मैं जब छोटा था तो राजीव गांधी के हत्या पर इलाहाबाद के हैदर अली जुगनू नाम के एक बिरहा गायक होते थे और उन्होंने उनके ऊपर बिरहा गाया था। तब तो मैंने कभी सोचा नहीं कि यादव गा रहा, मैं क्यों सुनूं इस बात को, मैंने तो कभी ये नहीं सोचा। लेकिन क्या है ना, ये खांचे में बांटने का काम कौन कर रहा है? ये खांचे में बांटने की ये बीज कौन डाल रहा है? चिंतन इस पर होना चाहिए। हमारे दिमाग में कौन डाल रहा है? आपके दिमाग में ये सवाल कहाँ से आया? वहाँ जाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हम फलों की सिंचाई कर रहे हैं, जड़ के ऊपर ध्यान नहीं है। हम फलों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, जड़ के ऊपर ध्यान नहीं है। मुझे लगता है कि इस बात पर चिंतन कम होना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है, इस बात पर चिंतन ज़्यादा होना चाहिए कि ऐसा क्यों बोल रहा है, क्यों बोलने पे ज़्यादा जोर होना चाहिए। तो ये जो लोग कर रहे हैं ये आज है कल नहीं है, लेकिन जो ये कर रहा है ना, जो जड़ में डाल रहा ना खाद पानी, वो जड़ अगर मजबूत हो गई तो उस पेड़ को हटाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मेरा निवेदन उन लोगों से है कि जो ये खांचे तैयार कर रहे हैं इससे बचें। अब 2-3 सवाल मैंने आपसे धड़ाधड़ पूछ लिया, और मुझे 100% पता है कि जो चारों तरफ लोग हैं वो लोग ये अपने मन में सोच रहे होंगे कि इनके जो कमो करवावे के चाहिए तो नहीं करवात बना, झूठे में अनर्गल सवाल पूछत बाना। मैं चाहता हूँ भैया, आप यहाँ पे गोरखपुर हैं, मुंबई से आए हैं सुबह ही, गोरखपुर वालों को कुछ सुना दीजिए, कुछ ऐसा सुना दीजिए कि एकदम माहौल बन जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने सोशल मीडिया के खिलाफ लिखा है। देखिए, अति सर्वत्र वर्जयते, ऐसा मैंने हमेशा पढ़ा है, पढ़ाया गया है मुझे। तो मुझे लगता है कि हमारे गांव की परंपराओं में कितने खेल लुप्त हो गए। हमारे यहाँ चिकही होती थी, हमारे यहाँ कूदने ओल्हा पाती होती थी। हाँ, हमारे यहाँ पेड़ों पर बच्चे कूदते थे। आज बच्चे जो हैं चौखट लांघने से, चौखट नहीं लांघ रहे, घर में ही पड़े हुए हैं। उनके हाथ में एक 30 इंच का मोबाइल आ गया है, पूरी दुनिया उसी के पास है। इसके खिलाफ मैंने एक कविता लिखी जो इन दिनों बहुत सुनी जा रही है। मैं उसके कुछ अंश सुनाता हूँ जिसमें आपको धर्म के प्रति भी व्यंग मिलेगा, जिसमें राजनीति के प्रति व्यंग मिलेगा, और ये मैंने ठीक ठाक लिखी, ऐसा मुझे लगता है। कविता ये है कि सूरज तेजी से ढल रहा है,
जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। क्या बात है। ये संत कह रहा है हाँ, कि सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, कोई भी हो, वायरल होना चाहता है। क्या बात है, क्या बात। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, नेता हो, अभिनेता हो, वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है, न मैं चिल्ला रहा हूँ न किसी को बुला रहा हूँ। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं, इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। 11 साल की उम्र में जो बच्चे को नहीं देखना चाहिए, बच्चा वो भी देख रहा है। पहले माँ नजर उतारने के लिए एक टीका लगाती थी, ठिठोना कि मेरे बच्चे को नजर न लग जाए, तब उसको पड़ोसी का डर रहता था, गांव का डर रहता था। लेकिन अब सबसे ज्यादा अगर नजर आज के बच्चों को लग रही है तो मोबाइल की लग रही है। मुझे लगता है कि मोबाइल से नजर उतारने वाले गांव में अब आने चाहिए। जो हमारे यहाँ चाची होती थी, कजरौटा घुमाती थी और उसकी नजर उतर जाती थी, अब मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति निर्मित होनी चाहिए कि कोई ऐसा कुछ करे कि उसके थोड़ी दूर के लिए उसके पास से मोबाइल दूर रहे। बिल्कुल। मैं मतलब कि ये वो कविता है आपकी, ये कविता मैंने आपकी पहले भी सुनी। दिल को छू जाने वाली और दिल को छू जाने से ज़्यादा सोचनीय विषय है कि हम और आप किधर जा रहे हैं, किधर, चूँकि हमारे बच्चों का भविष्य है। और लोग कहते हैं कि किसी भी समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में बच्चों का योगदान होता है, वही देश के भविष्य है। और ये बहुत गंभीर विषय है। आगे बढ़ूंगा उससे पहले कई सारे सवाल है, मैंने शुरू में ही कहा। लेकिन आज जो दिनेश बावरा जो नाम है, परिचय का मोहताज नहीं है और बहुत गर्व होता है भैया। मतलब कि जब ये लगता है ना कि हमारे गांव के हैं, अब मैं बता नहीं सकता कि अंदर कितनी कुदबुदाहट होती है, कितना सीना चौड़ा हो जाता है। पत्थर को मूर्ति बनने में बड़ा समय लगता है। तो इस पत्थर को मूर्ति बनने में, इस पत्थर की शुरुआत मूर्ति बनने के लिए कहाँ से शुरू हुई थी और अभी कहाँ देखते हैं? विकास बाबू, बात ऐसी है कि जब आप कहते हो ना कि आपको मिल करके, आपके बारे में जानकर मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। जब मेरा गांव मुझे ऐसे बैठ करके सुनता है, मेरी माटी मुझे ऐसा बैठ के सुनती है, मेरी माटी मुझे याद करती है, तो मेरा आपसे ज़्यादा चौड़ा होता है, ये जान लीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है, मैं लंदन चला जाऊं, ऑस्ट्रेलिया जाऊं, रसिया जाऊं, क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ व्यावसायिक दृष्टि से बुलाया जाता हूँ कि ये आएगा, मनोरंजन करेगा, पैसे लेगा, चले जाएगा, ख़त्म हो गई बात। लेकिन जब मैं गाँव आता हूँ तो मुझे लगता है कि पूछे जाएगा कि बाबू घरे कितना देर पहुँचब, बाबू कितना दिन रहब। वहाँ ऐसा नहीं पूछा जाता, यहाँ पूछा जाता कितने दिन रहेंगे आप गांव में, अच्छा तक कितना दिन रही के फिर अच्छा लिट्टी चोखा कहिया लगत बा। ये कौन पूछता है? गांव में मुझे गढ़ने में, मेरे गांव की परंपराओं, मेरे गांव की नौटंकी, मेरे गांव की रामलीला, मेरे गांव का कीर्तन भजन, मेरे गांव के दरवाजे पे आकर के गाए जाने वाला जोगी, मेरे गांव में मेरे पिछवाड़े से एक निकलता हुआ चरवाहा जो भैंस को पोखरी से निकाल करके और शाम को हाथ पर कान रख करके एक तान छेड़ता हुआ निकलता था, वो सारी चीज़ों ने मुझे गढ़ा है। मुझे शहर ने नहीं गढ़ा है, मुझे शहर ने एक प्रसिद्धि दी है, मुझे शहर ने एक चेहरा दिया है। लेकिन मुझे गढ़ने में मेरा गांव, यही गोरखपुर, यही बढ़लगंज, यही गोला के लोग, यही इन्हीं लोगों ने गढ़ा है। संघर्ष नहीं है ना जीवन में, अभाव नहीं है ना जीवन में, तो जीवन का आनंद फीका है। मैं हमेशा मानता हूँ सपने देखना, उस सपनों पर सफल करने के लिए, उस सपने को छूने के लिए प्रयास करना। आसान राह तो रजवाड़ों के लड़कों को मिलती है भाई। हम भले ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अपना रास्ता अगर खुद चुनोगे तो आपको संघर्ष के गलियारे से ही गुजरना पड़ेगा। आप ये सोचो
कि मेरा रास्ता मैं चुनने के बाद आप सहज गुजरें, सहजता से मिल जाए, कोई खदान न मिले, कोई गड्ढा न मिले, कोई बैरियर न मिले तो असंभव है। और जब बैरियर मिलता है तो ये पता चलता है कि मेरे घुटने में कितना दम है। जब बैरियर मिलता है तो पता चलता है कि मेरी पढ़ाक में कितने दम है। जब बैरियर मिलता है तो पता चलता है कि मेरे समाज ने मुझे क्या सौंपा है। तो लड़िए, जैसे एक फसल लड़ती है मौसम से, लड़िए जैसे एक बाज लड़ता है हवा से, लड़िए जैसे एक मौसम लड़ता है प्रदूषण से, लड़िए। लड़ेंगे तो मजबूत होंगे, चाहे आप पत्रकार हो चाहे हम कलमकार हो, और लड़ना अपनों से ही पड़ता है, इतनी सी बात है। अपनों की आपने बात कही, अगला सवाल इसी पे है मेरा। जब घर का बेटा बाहर चला जाता है कमाने तो घर को उससे काफ़ी उम्मीदें रहती हैं, और इस घर का बेटा, पूर्वांचल के घर का बेटा, गोरखपुर के घर का बेटा इस वक्त मुंबई से लगाए पूरी दुनिया में जा रहा है और गोरखपुर का, गोला का, उरुआ का नाम रोशन कर रहा है। घर वाले बड़ी आशा भरी निगाह से देखते हैं। मैंने अभी कहा गोरखपुर में नवांकुर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, और ये बात से आप भी परिचित हैं। और जब भी आप आते हैं गोरखपुर तो वो लाइन लगा देते हैं कि आपसे मिलना है, आपको ये कविता सुना देनी है, आपको अपनी ये नई रचना सुना देनी है, ये लगा रहता है। इन नवांकुरों के बारे में दिनेश बावरा ने कभी कुछ सोचा है, आगे कोई योजना इस तरह की? देखिए, वादा करना नेताओं का काम है और पूरा करना कवियों का काम है। तो मैं नेता नहीं, मैं कवि हूँ और मैं संवेदना जीता और संवेदना में रहता हूँ। मैं आपको जैसे इंटरव्यू से पहले मैं चर्चा कर रहा था कि मैं गोरखपुर के लिए जिस दिन कुछ करूँगा ना, या जिस दिन भी वो सफल हो जाऊँगा, वो दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा, और मैं प्रयासरत रहता हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरे गाँव में जो कि यहाँ से 52 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर ऐसी ऐसी हस्तियों को मैंने बुलाया और मेरे निवेदन पर लोग आए। संतोषानंद जी, कुमार विश्वास जी, बड़े लोगों को मैंने बुलाया। पत्रकारों में मैंने बुलाया जो मोतिहारी का कौन बनेगा करोड़पति, जो पहला पुरस्कार जिसने 5 करोड़ का जीता था, सुशील कुमार, उसको बुलाया। मैंने एक इस समय के सर्वाधिक ऑर्गेनिक फार्मिंग में नवाचार करने वाला आदमी जिसको दुनिया मानती है, जो 36 देश जिससे सीख रहा है, उसको मैंने 6 साल पहले बुलाया अपने गांव में। कहा कि मेरे गांव को बताओ कि एक ही जगह पे 5 फसल कैसे उगाई जाती है। आकाश चौरसिया आकर के ट्रेनिंग देके गया मेरे छोटे से गांव में। मेरी मतलब कि मैं आखिरी सपना मेरा यही है कि मैं मरूं तो मेरे गांव में मरूं, मैं अपनों के बीच मरूं, और मैं जो भी कुछ मेरी सफलता है, विफलता मेरे हिस्से आए और सफलता मेरे गांव के हिस्से जाए, मेरे गोरखपुर के हिस्से जाए। ये सोच एक कवि की ही हो सकती है, नेताओं की तो नहीं हो सकती है, खासकर आजकल के नेताओं की। खैर, यह एक व्यंग इसलिए था क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल जिस तरह से पत्रकारों को दबाने का कोशिश किया जाता है। कोई पत्रकार आवाज़ उठाने की कोशिश करे, या फिर कोई कवि अगर कुछ बोलता है, जैसे कि हम लोग जब बात कर रहे थे तो एक बड़े कवि के बारे में आपने कहा कि बेचारे के ऊपर आज के डेट में 30 से 31 मुकदमा, मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, तो वो एक प्रोसेस है, और इन्हीं सब चीज़ों से बच के और लड़ते हुए उठना रहता है। वैचारिक लड़ाई को आप कितना महत्व देते हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ दिनेश भैया, क्योंकि आजकल विचारधारा की लड़ाई जो साहित्य जगत है वहाँ पे भी है। जैसे अभी मनोज मुंतशिर, बार बार मैं जानबूझ के नाम लिया क्योंकि वो एक ऐसे चेहरे आज के डेट में हो गए हैं, युवा उनको बहुत काफ़ी चाहता है। और वैसे ही कुमार विश्वास हैं और तमाम वो कवि जिनको हम और आप और हमारे और आपके साथ सभी लोग जानते हैं, एक अपनी विचारधारा को लेकर किसी न किसी मुद्दे पे आ जाते हैं, आमने सामने हो जाते हैं, दो हाथ कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर, जो स्वयं की विचारधारा उसको लेकर दिनेश बावरा क्या सोचते हैं? मेरा बहुत निजी मानना है, आप आंख खोल करके रखिए। मैं खुले शब्दों में नाम लेके बताता हूँ। बंगाल के चुनाव के दरमियान माननीय प्रधानमंत्री और ममता जी की कड़वाहट मीडिया ने कैसे देखी, लेकिन वो कड़वाहट जब दिल्ली में आदरणीय ममता बनर्जी जी हर साल माननीय प्रधानमंत्री जी को कुर्ता भेंट करती हैं और कुर्ता पहनते हैं। विचारधारा जब बंगाल उतरते हैं तो वो दीदी का संबोधन होता है, और वो दीदी बोलने वाला जब दिल्ली आ जाते हैं, जब सामान्य नागरिक होते हैं, तो उसी दीदी का दिया हुआ कुर्ता पहनते हैं ना। जो उनको फॉलोअर हैं वो सारी चीज तो उनकी फॉलो करते हैं, ये वाली क्यों नहीं करते मेरे समझ में नहीं आता है। कल परसों की तस्वीर है, अरविंद केजरीवाल जी और माननीय मोदी जी एक जगह चाय पी रहे हैं और वो विनम्रता से प्रणाम। क्या खूबसूरत तस्वीर थी भैया वो। यही तस्वीर मुझे यहाँ भी दिखनी चाहिए यार, कि मैं अगर किसी XYZ को सपोर्ट करता हूँ, आप किसी ABC को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो विचारधारा है।
ये हमारी निजता है, हमारी मानवता है। मानवता का सम्मान पहले होना चाहिए। एक समय में सीपीएम राज करती थी बंगाल पे, विचारधारा थी ना, एक आज नहीं करती है, तो आप वो नहीं कर रही है ना, तो आप नहीं हो उस विचारधारा के। देखिए ये कपड़े हैं, बनियान है, समझ रहे ना, इस तरीके से आजकल मैं देखता हूँ कि मैं बहुत सख्त, बहुत कठोर तरीके से निंदा करता हूँ किसी कवि महाराज। हमारे भीतर सिकुड़ोक्ति की कमी आ गई है। हमारे भीतर हम अपने आप को फिल्टर नहीं करना चाहते। हमको लगता है अहम ब्रह्मास्मि, हम जो हैं हम ही हैं। असंभव है दोस्त, जीवन में ऐसा कभी संभव नहीं है। राजनीतिक लड़ाई एक तरफ है। अरे एक मल्लाह यही नाव खे रहा हो, कभी पुरवा बहे कभी पछुआ बहे, तो बोले नहीं हम तो पुरवा के माने ली, हम तो अगर बहुत बात तब वो नैया यहीं रह जाए। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होगा ना। जब पुरवा बहेगी तो पुरवा से भी लड़ेगा, पछुआ, क्योंकि उसका मूल धर्म क्या है? नाव खेना, देश चलाना मूल धर्म है। लेकिन इसके पीछे मैं मानता हूँ, कल मैं कह देता हूँ कभी कभी कि दोस्त, आज की तारीख में चाहे वो मीडिया है, चाहे राजनीति हो, इनके वजह से कुछ तो ऐसा घट रहा है जो कि समाज को सुघड़ नहीं घड़ रहा है। कुछ तो खुदरापन है यार समाज में, वो खुदराहट है ना, उसको कम करने की जरूरत है। आपके भीतर ये सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए कि दिनेश भैया राजनीति ऐसा क्यों कर रही है कि आज ब्राह्मण कह रहा है कि जेएनयू में नारा ऐसा लिखा जा रहा है, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं किस विचारधारा को मानता हूँ, जिस दिन मेरे विचारधारा के मानने वाले सर्वाधिक होंगे उस दिन सत्ता हमारी होगी, जिस दिन हट जाएंगे उस दिन सत्ता उनकी होगी जिनको। तो भाई तो ये तो आने जाने वाली मामला है, इसको छोड़ देना चाहिए। मानवता पहला धर्म होना चाहिए। हिंदू मुसलमान से ऊपर का भी धर्म मानवता होना चाहिए, ऐसा मेरा निजी मानना है। आगे बढ़ूंगा, लेकिन फिर से वही मन कर रहा है कि आपसे कुछ सुनूं। हाँ, कविताएं तो देखो भाई, हम व्यंग ना करें। हालांकि ये बड़ा कठोर काम है कि हालांकि आप अपने घर आए हैं, इस बात की आपने पुष्टि पहले ही कर दी है। जिन चीज़ों के लिए दिनेश बावरा पेमेंट लेते हैं वो आज हम फ्री में करवा रहे हैं। महाराज एक बात बताऊं आपको, ईश्वर ने ये जो मुझे दिया है ये पेमेंट लेके नहीं दिया है, ये मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद की वजह से मुझे दिया है। ये ठीक है, जैसे आप बोले अर्थ के बिना तो जीवन संभव नहीं ना, अर्थ के बिना, वैसे ही हमारा जीवन है जो अर्थ के बिना संभव नहीं है। तो हमें लगता है कि एक मेहनताना मिलना चाहिए, तो हम वो पैसा मांग लेते हैं, जो भी होता है वो मांग लेते हैं। सामने वाले को लगता है कि भाई ये देवे लायक बा, इतना एकड़ बना ला, तो वो दे देता है, हम लेके आ जाते हैं। आप, मेरा गांव मेरा गोरखपुर, हाँ, लेकिन उसमें एक बैरियर डालता हूँ कि थोड़ा सा कड़वा होकर के, अगर मुझे व्यवसायिक दृष्टि से गोरखपुर बुलाएगा तब तो मैं व्यवसायिक दृष्टि से आऊँगा। लेकिन अगर कोई विकास गोस्वामी बुलाएगा और कहेगा कि भैया हमारा एक चाय का ठेले पर एक चलता है पत्रकार चाय वाला और तुमको उसमें आना है, तो कोई व्यवसायिक रिश्ता नहीं है, बस ये चाय ही आपकी पेमेंट होगी। और जब जब बुलाओगे तब आ जाया करेंगे। अरे हम तो भैंस चराते थे, तो हमारी अम्मा जो है सतुआ बांध करके गुड़ में दे देती थी, बराबर कि नहीं? हम सुन कर क्या हमको मिला होगा यार? तो बुला कौन रहा है? प्रशासन बुलाता है, अच्छा पैसा लेता हूँ इसी डीएम कार्यालय से, बराबर कि नहीं? अग्रवाल चंदू भैया बुलाते हैं, बिना मांगे दे देते हैं। वो लोहा बेचते हैं लेकिन देते सोना बराबर है हम लोगों को। जो लोग भी हैं जो बुलाते हैं व्यवसायिक दृष्टि से, उसका व्यवसायिक मामला है। लेकिन मेरे अंदर गोरखपुर है, गोरखपुर था और गोरखपुर रहेगा। गोरखपुर के पूरा करके मैं बहुत भावुक आदमी हूँ, ये बात जान लो, आप मानो ना मानो। वो दिखता है भैया, वो दिखता है, हमने देखा, बड़ी करीब से देखा उस चीज को। बहुत भावुक है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ सुनाएं आप। हाँ जरूर, मैं उसी कविता का आगे का अंश सुनाता हूँ जो कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। उस कविता का आप एडिट में वो निकालिएगा, आगे का अंश, आपको मजा आएगा उस कविता में। मैंने उस आगे क्या लिखा देखिएगा कि ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि उसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, हमारा संस्कार छीना। अब अगली लाइन जो आ रही है महसूस करेगी आई हुआ, उसने हमारा सुकून छीना है, हमारा संस्कार छीना है। एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। क्या बात है, क्या बात है। एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। इसने छीना है, ये पढ़ने वाले लड़के सुनेंगे, इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। इसने छीन लिया है
इसने छीना है नई किताब की सुगंध को, इसने छीना है नई किताब की सुगंध को, इसने छीना है निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। गांव में न्योता आवे तो हल्दी रहे। इसने छीना है निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को, इसने घूंघट छीना है दुल्हन देखे खातिन गाँव एक लड़की लाइन लगा में हमारे यहाँ। गलत क्या थी? इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, इसने चैट की आड़ में संवाद छीना है, इसने चैट की आड़ में संवाद छीना है। ये भी एक कमाल है कि जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है, और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है। जिसका नाम बाजार है। कुछ इससे जूझ रहे हैं, कुछ इससे जूझ रहे हैं, कुछ जूझ करके थक चुके हैं। मानो या न मानो, हम आप थोड़ा थोड़ा तो इसमें फंस चुके हैं। मानो या न मानो, हम आप इसमें थोड़ा थोड़ा तो फंस चुके हैं। अगर आप चाहते हैं खुद को बचाना, अब मेरी लाइन जो कविता समझते हैं वो जानेंगे। अगर आप चाहते हैं खुद को बचाना तो इस दुनिया से थोड़ा दूर, मैं कह रहा हूँ थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के जज्बात खो देंगे, मखमली एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। यानी एक दिन घर के आंगन के कोने में बैठ करके जरूर सोचिएगा कि इस मोबाइल की दुनिया ने आपसे क्या क्या छीना है। निवेदन इतना है अंत में कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। क्या बात है। ये सिर्फ दिनेश बावरा सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत कमाल, मतलब कि क्या। अच्छा, ये बहुत ही आपने शुरू में ही कहा कि सब लोग को रिलेट करेंगे इसको, बहुत ही रिलेटेबल है। और ये कहीं ना कहीं जैसे कि आजकल जो 3-4 साल के लड़के हैं, माई चम्मचे से खियावे खातिर भी मोबाइल पकड़ावे तब जाके वो खाना खाना, तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। गंभीर समस्या है ये। मैं आपको बताता हूँ, नितिन गडकरी का बयान सुनिए। अब जितने भी बड़े लोग हैं जो खुद मोबाइल इजाद करने वाली कंपनियां हैं, आज सोशल मीडिया से लेकर के टीवी की मीडिया जगत में हर हफ्ते या हर महीने में एक प्रोग्राम आता है जिस पर यह होता है कि मोबाइल का खतरे से सावधान करने के लिए। बच्चे कितने एडिक्ट होते जा रहे हैं, हमारी रचनात्मकता खत्म हो रही है, हमारी शारीरिक क्षमताएं खत्म हो रही हैं। हम जुलजुल जिसको कह रहे हैं ना, हमारे बड़ा सुकुआर बाटे, हमन के गाँव में रही कह, अरे मुंबई से आयल बाटे लमका भात खा के एक थप्पड़ मारब गिर जाएंगे। हमारे गांव में कहा जाता था, गांव का लड़का है और वो इतना मजबूत होता था, धूप में तपता था, पानी में जो है कूद करके नहाता था। मैं आपको बताऊं, तेलेग मालिश होके हम लड़का रही तो हमें आजो निक लगाला कि हम जानी नहीं कि जो की का होले। हम हमारे यहाँ तालाब जनता बटा गौवा कोरियन, तो हम गईली भसेड़ निकारे। हमारे यहाँ भसेड़ खाए के रहल, जोंक पकड़ ली हल, हम लगल कीड़ा घुस गई बा, और वहाँ से भगली घरे तक अली। हमार अय्या कल नमक मरला ऐसा छट कह के और खट कह के वो निकल गई। मैंने कहा करे ये तो बड़ा कमाल हो गई, कौन मंत्र मरली है हम जनबा ना के लिए कि नमके से नहीं करेले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे गांव जिसने कोई किताब नहीं पढ़ी, जिसने अनुभव से जाना कि नमक अगर जोंक पर लगा दिया जाए तो छोड़ दिया जाती है, किसी किताब में तो नहीं पढ़ी थी ना। दोस्तों, किताब की पढ़ाई महत्वपूर्ण है, लेकिन परिवार की पढ़ाई उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समाज की पढ़ाई उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आज आप जिस जगह चुने हो ना, मैं बधाई देता हूँ गोस्वामी जी आपको कि आपने कहाँ चुना है। यहाँ पे स्टूडियो नहीं है कि सिलेक्टेड लोग आए हैं, कोई जात बा ही रहे से देखला दूठे मनई बतियावत बाटे, माइक बा तन सुनल जाओ के बा कितना अपने आप के समझत बाटे। चौराहे पे चर्चा हो तो लोकतंत्र स्वस्थ होगा, और आपका यह टीवी बधाई का पात्र है कि लोकतंत्र को स्वस्थ करने के लिए आपकी चर्चा आम जनमानस के सामने चौराहे पे हो रही है। मित्र, इससे बड़ी आपका भविष्य उज्ज्वल है। आज ही कह के जा रहा हूँ, आप गोरखपुर के रवीश कुमार हो। मैं तारीफ में नहीं कह रहा हूँ। देखिए, आप अगर विरोध नहीं झेल रहे हो ना तो आप पत्रकार हो ही नहीं, और आज के दौर में नहीं झेल रहे हो। अगर आप माननीय योगी जी का, हमारे बहुत फेमस यहाँ के वर्ल्ड आज ब्रांड है भाई हमारे। इंसिडेंटली हमारा और आपका विधानसभा भी एक ही है। एक ही चिल्लू पार है। राजेश त्रिपाठी जी आते हैं, वो राजेश भैया आपसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं जानता भी हूँ इस बात को। बात नहीं है। देखिए,
मैं उनके उस कृत्य से पूरी तरह से असहमत होता हूँ कि हमें अधिकार है बोलने का, और बोलने दिया जाए ना। अपनों के बारे में नहीं बोलेंगे तो किसके बारे में बोलेंगे? मैं महाराज जी के बारे में बोल देता हूँ, कवि हूँ, मेरे अंदर का कबीर भी कभी कभी काम आता है, आना भी चाहिए, नहीं तो मुझे लगेगा मैं मरा हुआ इंसान हूँ। मेरे अंदर एक टेप रिकॉर्ड डाल दिया गया है जो बजते रहता है, ठीक है ना। तो मुझे कभी लगता है कि भाई ये नीतियाँ गलत है, इसके बारे में बोलना चाहिए तो बोल देते हैं। अब उसके लिए हमारे पर केस हो जाए, हम ईडी आ जाए, सीबीआई आ जाए, हाँ, तो अब उसके लिए क्या करेंगे? हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमें लगता है कि लोकतंत्र में विरोध सबसे सुंदर श्रृंगार है, लोकतंत्र का सबसे सुंदर। अगर जब तक उसके गले में विरोध का हार रहेगा ना, तब तक मेरी लोकतंत्र सबसे खूबसूरत लगेगा। जब सब कुछ अच्छा ही रहेगा ना, तो ऐसा लगेगा दूल्हा है, मज़ा नहीं आएगा। तो विरोध का स्वर लोकतंत्र को सजाता है। इसलिए लोकतंत्र का प्रहरी जो लोग हैं इस देश में, उनको, पत्रकारों को, कलमकारों को, चित्रकारों को, कार्टूनिस्टों को, साहित्यकारों को, लोक जनप्रतिनिधियों को, समाज सेवियों को, उनके